बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये शायरी फिट बैठती है कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर, जो पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट से बार बार बेआबरू होकर निकलते रहे हैं, लेकिन शर्म है कि इन्हें आज तक नहीं छू पाई। नमस्कार, मैं शोभित चंदोला। हम ये बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गैर भाजपा सरकारों को डराने, परेशान करने तथा सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाम भारत सरकार वाले इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। आपको बता देते हैं कि पीएमएलए एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके अलावा इस कानून का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना भी है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि पीएमएलए एक्ट का मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। पिछले वर्ष इस एक्ट के खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। कोर्ट ने एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को भी बरकरार रखा था। लेकिन आज हम पीएमएलए एक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार के फैसले पर बार बार सवाल उठाए, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बार बार खाली हाथ लौटना पड़ा। वर्ष 2017 केंद्र में मोदी सरकार को आए हुए सिर्फ 3 वर्ष ही हुए थे कि विपक्ष की राजनीति मुद्दों से विहीन हो गई। विपक्षी दलों ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का मुद्दा बना दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ठोस आधार नहीं मिला और चुनाव आयोग की दलील में संतुष्ट होकर कोर्ट ने इस मामले को बंद करने का फैसला लिया। ईवीएम पर बात थमते हुए दिखी तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मांग थी कि हर विधानसभा क्षेत्र के 50% वोटों को वीवीपीएटी से मिलाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को हर विधानसभा में 5 ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान करने का आदेश दिया। विपक्षी पार्टियों ने पुनर्विचार याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। आइए देखते हैं अगला मामला। राफेल का शोर तो आपको याद हो गई। संसद से सड़क तक विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 4 दिसंबर 2018 को राफेल डील पर जांच करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है, राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है, विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। यशवंत सिन्हा, अरुण शौर्य और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है कहकर उन्हें भगा दिया। ऐसा ही कुछ हुआ राहुल गांधी के साथ भी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए लिखित में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भूलवश मुझसे ये गलती हुई है, लिहाजा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप भी सोच रहे होंगे राहुल गांधी को कितनी बार माफी मांगनी पड़ती है। खैर, वर्ष 2021 आया तो मुद्दा बना पेगासस। ये मामला क्या था? दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2017 में भारत ने इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा और इससे भारत सरकार ने 300 लोगों की जासूसी की। दावा था कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर समेत कई पत्रकारों और अधिकारियों की जासूसी भी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसा करना न सिर्फ देशद्रोह है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी, जिसमें कमेटी का मानना यह था कि यह नहीं कहा जा सकता कि जासूसी की गई। अगला मामला है सेंट्रल विस्टा का। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर का क्षेत्र सेंट्रल विस्टा कहलाता है। केंद्र सरकार इसे नए सिरे से विकसित कर रही है। इस प्रोजेक्ट में नए संसद भवन का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी लागत 970 करोड़ रुपए है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट कहे जाने के बावजूद तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने तो इसे प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी तक पता डाला।
लॉकडाउन में भी जब इसका काम चल रहा था तब राहुल गांधी ने कहा था कि इस पैसे से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के लिए पर्यावरण क्लियरेंस और लैंड यूज में बदलाव के नोटिफिकेशन को सही ठहराया। अगले नंबर पर है पिछले साल आया ईडब्ल्यूएस पर बड़ा फैसला। दरअसल वर्ष 2019 में सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया और गरीब सवर्णों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। विपक्षी पार्टियों ने इसे चुनावी दांव बताया था। उनका आरोप था कि फैसला संविधान का उल्लंघन करता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो 5 जजों की बेंच ने 3:2 से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने को सही माना। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़े लोगों को बल्कि वंचित वर्ग को भी समाज में शामिल करने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा संवैधानिक रूप से सही है। पिछले वर्ष का अगला मामला है मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस का आरोप था कि इससे मतदाताओं की निजता का हनन होगा और ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की नसीहत दे डाली। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी याचिका को वापस ले लिया था। निजता की बात से हमें आधार की याद आ जाती है। आधार से जुड़ा वर्ष 2018 का बड़ा फैसला तो आपको याद ही होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। इसके बाद विपक्षी दल निजता, प्राइवेसी जैसे शब्दों को ही भूल गए थे। खैर, अब आते हैं इस वर्ष के उन सुप्रीम फैसलों पर। इस साल की शुरुआत में नोटबंदी पर फैसला आया। दरअसल 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिसके चलते 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। विपक्ष ने तुरंत नोटबंदी को गलत आर्थिक फैसला बताया और कहा कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बगैर आरबीआई के सलाह मशवरे के अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। लेकिन इतने वर्षों तक चले विपक्ष के प्रोपेगेंडा को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया और 5 जजों की बेंच ने 4:1 से नोटबंदी को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो फैसला सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। इसके बाद सबसे ताजा मामला है पिछले महीने अप्रैल का, जब 14 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों पर मनमाने उपयोग का आरोप लगाया था और इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का नया सेट जारी किया जाए। यहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते, नेताओं की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग से नहीं हो सकती और ऐसे मामलों में अलग गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते। ऐसा करना संवैधानिक नहीं है और ये भयानक साबित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राजनेता पर कोई केस दर्ज होता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। राजनेता भी देश के नागरिक ही हैं, उन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो सबके लिए हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली। अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। देखना यह है कि भ्रष्टाचार के विषय पर कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। विपक्ष के दांव का इस बार क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।